आज की वीडियो हमारी होगी इन माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर। तो ये है ESP8266। इसकी स्पीड होती है 80 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड होती है और इसके अंदर आपको सिर्फ वाईफाई मिलता है। एक इसके अंदर आपको ADC मिलता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी अगर आप किसी नॉब को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसे एनालॉग डेटा रीड करना चाह रहे हैं, तो वो इसमें अवेलेबल है। ये सस्ता होता है, ये 1000 रुपये के अंदर अंदर तकरीबन मिल जाता है आपको। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन है ये ESP32। इसके काफ़ी वर्जन हैं, जिसमें जो एक वर्जन आता है वो इस तरह का आता है, जिसके अंदर एंटीना एक्सटर्नल अटैच होता है, और एक जो हमारे पास आता है वो ये आता है जिसका इंटरनल एक्सटीना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, अच्छा ये भी डुअल कोर में आता है, ये भी डुअल कोर में आता है, लेकिन ये चाइना का है। इसमें है LX6 एक्सटेंसा कोर, मतलब ये डुअल कोर प्रोसेसर है, लेकिन इसमें आर्म वाला प्रोसेसर नहीं होता। इसमें LX6 जो है वो प्रोसेसर होता है, वो ओपन इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ये ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है और जो वाईफाई वगैरह उसकी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और कुछ रैम रोम की भी इसमें स्पेक्स ज़्यादा हैं। तो इसको हम आमतौर पर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें तकरीबन कुछ नॉर्मल सी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए होती है, और साथ वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह का भी कंट्रोल चाहिए होता है। आमतौर पर ये यूज़ होता है जो हमारे रिमोट कंट्रोल कार्ड्स हैं, LFR यानी लाइन फॉलोइंग रोबोट्स हैं, LNR जिसमें लाइन नेविगेशन रोबोट्स हैं, और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। इससे हम काफ़ी तरह के रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स वगैरह चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, ये जो थे ये सारे थे एप्लीकेशन ओरिएंटेड। इनमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका ADC जो है, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज टाइमिंग वाला नहीं होता, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर ओपन है। तो जो जिन्होंने ये बनाया है वो उसमें अपनी इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं कुछ। तो इसलिए जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रेड के यूज़र्स होते हैं वो ये या ये इस तरह के जो कंट्रोलर्स हैं वो ये यूज़ नहीं करते। वो आर्म वाले आर्म कोर्टेक्स M वाले या M0 वाले या M4 वाले जिस तरह के भी हैं, वो आर्म आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। उनमें हमारे पास इस तरह के प्रोसेसर आते हैं, जिसमें STM की काफ़ी सीरीज़ STM8 है जिसमें 8 बिट कंट्रोलर है, STM32 है जिसमें 32 बिट कंट्रोलर हैं। अब ये पास दो वर्जन है, ये है STM32F0, ये है STM32F4। दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि एक आर्म कोर्टेक्स M0 को फॉलो करता है, एक M4 को फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन सेट सेम होता है, कोडिंग भी सेम होती है, ESP IDF के थ्रू प्रोग्राम किए जाते हैं। और इसके साथ काफ़ी दफ़ा जो पहले इनका मसला था वो ST-Link के थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती थी, लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया, इसके अंदर USB-C के थ्रू भी प्रोग्रामिंग हो जाती है। आप आर्डिनो के थ्रू भी प्रोग्रामिंग इसकी कर सकते हैं। इसको रियल टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें आपको पता होता है कि बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग पे ये काम हो रहा होगा। तो इसको ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रेड की एप्लीकेशन में, जैसे कहीं भी हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें हम आर्टोस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो बेयर मेटल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आर्टोस का ओवरहेड वो नहीं लेना चाहते, तो वो आर्टोस इस तरह के कंट्रोलर्स में प्रोग्राम करते हैं। ये भी एक पुरानी सीरीज़ है STM32F0। ये F411 है, ये F41 है, ये STM32F0 है, ये कोर्टेक्स आर्म M0 है। ये दोनों M4 के हैं, लेकिन इनमें सिर्फ रैम रोम का फ़र्क है। ये भी M4 के हैं, ये M0 के हैं। और इसमें ESP32 में एक मैं आपको बताना भूल गया, इनका अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ये चल रहा है, ये STM32F4, जिसके अंदर आपको USB OTG सपोर्ट मिल जाता है, कॉम पोर्ट मिल जाती है, एक RGB ऑन द बोर्ड LED मिल जाती है, साथ वाईफाई, ब्लूटूथ, और ज़्यादा से ज़्यादा रैम और रोम। उसके अलावा आपको वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, AI जिन्होंने चलाना हो छोटा बहुत, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने जाना है हे गूगल या हेलो गूगल, तो बजाय इसके कि आप वो क्लाउड में भेजें, आप इसी के थ्रू ही उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, जो कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। इसमें भी डुअल कोर है, लेकिन ये LX7 एक्सटेंसा कोर है, ये LX6 एक्सटेंसा कोर था। इसमें भी डुअल कोर की ऑप्शनल है, आप दोनों कोर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी जो डुअल कोर, ये वैसे सिंगल कोर हैं, सारे सिंगल कोर हैं, लेकिन इनके डुअल कोर होने का मतलब ये होता है कि इनके दोनों के जो रिसोर्सेज होते हैं वो तकरीबन शेयर्ड नहीं होते, जैसे रैम और रोम वगैरह तकरीबन वो अलग अलग होते हैं, उनका अपना अपना अलग अलग ओवरहेड होता है, और अपना अपना इनका जो सेपरेट इनका कंट्रोलर होता है, जो अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है। इनका आमतौर पर एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ESP32S3 के ADC के बारे में भी रीड कर रहा था, तो उनका ये था कि उनके जो दो ADC मॉड्यूल्स हैं इनके अंदर सेपरेट, ADC1 ADC2, और उनके आगे चैनल हैं। ADC1 के कुछ 8 चैनल हैं, ADC2 के भी 8 चैनल हैं, लेकिन मसला ये है कि आप उन दोनों को एक एट अ टाइम सिंक नहीं कर सकते। अब इस तरह के जो कंट्रोलर्स होते हैं, इनके ADC इस तरह के होते हैं जो एट अ टाइम सिंक हो सकते हैं। हालांकि इसमें एक ADC है, इसमें भी एक ADC है, लेकिन इसका एक और वर्जन है, उसके अंदर 2 ADC मिलते हैं। मतलब इसके अंदर ये है कि एक ADC 4 चैनल आप
चार डाटास को रीड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। पहले डाटा 1 रीड होगा, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4। इसमें एक 2 एडीसी हैं, आप लगातार कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल जीरो टाइम पे नहीं कर सकते। जैसे 0 नैनो सेकंड और 0 नैनो सेकंड पे ना, इन दोनों का डिफरेंस 0 नैनो सेकंड नहीं होगा, कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस होगा। लेकिन जो इस तरह के रियल टाइम कंट्रोलर्स हैं, आर्म के कंट्रोलर्स, उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि उनके जो एडीसी हैं ना, उनको आप एट अ टाइम सिंक करके तो साथ ही आप डाटा रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 नैनो सेकंड पे कोई प्रिसाइज डाटा चाहिए और 2 एडीसी वैल्यूज चाहिए 3 नैनो सेकंड पे, फॉर एग्जांपल आप साइन एंड कोसाइन वेव्स रीड कर रहे हैं क्योंकि वो आपस में पेयर्स में आती हैं आमतौर पर, या कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड कंट्रोलर है जो प्लस और माइनस में सिग्नल देता है और दोनों आपस में फिजिकली इन्वर्टेड होते हैं, तो उनको रीड करने के लिए फिर हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जो इस तरह के कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं। ये सारे कंट्रोलर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद भी सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो भी पूछ सकते हैं। हमारा जो दराज का लिंक है वो वेबसाइट में हमारे जो बायो में उसमें अवेलेबल है।